नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र अब मात्र मतदान की प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गया है। अब वैधता, प्रतिस्पर्धा, समावेशिता और जन स्वीकृति जैसे मानकों पर लगातार पुनर्परिभाषित हो रहा है। इसी बदलते लोकतांत्रिक विमर्श के केंद्र में बांग्लादेश का 13वां संसदीय चुनाव 2026 खड़ा है, जिसने लोकतंत्र के स्वरूप और उसकी आत्मा दोनों पर गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिए। एक और बीएनपी की ऐतिहासिक और निर्णायक विजय सत्ता परिवर्तन की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करती है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष की अनुपस्थिति, चुनावी हिंसा और फर्जी चुनाव के आरोप लोकतांत्रिक वैधता को चुनौती देते प्रतीत होते हैं। इस प्रकार यह चुनाव केवल सरकार बदलने की घटना नहीं, बल्कि नैरेटिव संघर्ष, संवैधानिक प्रयोग और लोकतंत्र की गुणवत्ता पर एक व्यापक बहस का प्रतीक बन गया है। आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चैनल पर साथियों पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और उसके बाद फिर अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। बीएनपी जीती लेकिन लोकतंत्र का क्या हुआ, यही है सवाल। कुछ समाचार पत्रों ने प्रमुखता से इसे लिया है। द गार्जियन और एपी, दो समाचार पत्र को हमने आधार बनाया आज के इस विश्लेषण के लिए, आज की इस चर्चा के लिए। एपी लिखता है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी क्लेम्स विक्ट्री इन कंट्रीज फर्स्ट इलेक्शन सिंस 2024 अपराइजिंग। गार्जियन लिखता है, बांग्लादेश इलेक्शन, बीएनपी क्लेम्स विन इन हिस्टोरिक फर्स्ट इलेक्शन सिंस ओवरथ्रो ऑफ हसीना। तो बांग्लादेश में चुनाव हुआ और चुनाव के बाद परिणाम भी जो है वो आ गए हैं। बांग्लादेश का 13वां आम चुनाव जो कि 12 फरवरी यानी कि कल हुआ, और ये कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं थी साथियों, बल्कि ये लगातार चले आ रहे राजनीतिक असंतोष, संस्थागत संकट और सत्ता संक्रमण का परिणाम था। साथियों, जुलाई 2024 ये याद रखना है। क्यों याद रखना है और क्यों आपने याद रखा होगा? क्योंकि बांग्लादेश में छात्र आंदोलन हुआ। जुलाई 2024 में देशव्यापी छात्र आंदोलनों ने बेरोजगारी, राजनीतिक दमन और लोकतांत्रिक स्पेस के संकुचन के विरुद्ध व्यापक जन असंतोष को उजागर किया। यह आंदोलन धीरे धीरे सरकार विरोधी जन आंदोलन में जो है वो परिवर्तित हो गया। शेख हसीना की सरकार का पतन हुआ। लगातार प्रदर्शनों ने, हिंसक झड़पों ने वैधता संकट के बीच शेख हसीना के नेतृत्व वाली जो सरकार थी उस सरकार को सत्ता से हटाया और बांग्लादेश में एक रिजाइम ट्रांजिशन की स्थिति जो है उत्पन्न हुई। राजनीतिक शून्यता आ चुकी थी और उसे भरने के लिए मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार जो है वो गठित की गई थी, जिसने नया बांग्लादेश, संस्थागत सुधार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का जो है वो वादा किया था। संक्रमण काल में अगर हम बात करें साथियों, तो अवामी लीग पर राजनीतिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। नेताओं की गिरफ्तारी तथा हिंसा और दमन के आरोप जो है वो सामने आए थे और इसके परिणाम स्वरूप चुनाव से पूर्व ही सबसे बड़े और संगठित राजनीतिक दल का बाहर होना लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा पर गंभीर प्रश्न बन गया। साथियों, जो ये 13वां आम चुनाव है बांग्लादेश का, जिसका चुनाव कल 12 फरवरी को हुआ और कल रात तक रिजल्ट आ गए, यह कुल 300 सीटों को लेकर था, जिसपे 299 सीटों पर मतदान हुआ और वहां बीएनपी 209 सीटें पर आई। जमात नेतृत्व वाला गठबंधन जमाते इस्लामी बांग्लादेश से संबंध जो था वो लगभग 70 सीटों पर देखने को मिल रही। हालांकि इस मतदान प्रक्रिया के बारे में कहा जाता है कि इस मतदान प्रक्रिया में हिंसा, बम धमाके और मौत जो है वो पूरे इस मतदान प्रक्रिया को प्रभावित कर रही थी, जिसने चुनावी परिणामों के साथ साथ उसकी वैधता और समावेशिता को भी विवाद के घेरे में ला दिया। लेकिन बांग्लादेश का जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि 299 में से 209 सीटों पर आई, स्पष्ट बहुमत के आंकड़े को पार कर दी, क्योंकि स्पष्ट बहुमत के लिए 150 का आंकड़ा चाहिए था और उससे वह 59 सीट अधिक जीतकर आई। परिणाम ये हुआ कि सिंगल पार्टी डोमिनेंस जो है वह बांग्लादेश में सत्ता के रूप में वापसी की और तारिक रहमान 2 संसदीय सीटों पर जो है वो विजयी रहे और संभावित रूप से 35 वर्षों के बाद बांग्लादेश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री बीएनपी के भीतर निर्णायक नेतृत्व और नैरेटिव नियंत्रित किया एक बहुत बड़ा संकेत हमें देखने को मिला। जैसे ही बांग्लादेश में हवा बदली, वैसे ही
जब समझ में आया कि रहमान जो है वो नए प्रधानमंत्री होंगे, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है बधाई दिया गया और इन्होंने कहा, आई कन्वे माई वार्म कॉन्ग्रेचुलेशन टू मिस्टर तारिक रहमान ऑन लीडिंग बीएनपी टू अ डिसिसिव विक्ट्री इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन बांग्लादेश. This victory show the trust of the people of Bangladesh in your leadership. India will continue to stand in support of डेमोक्रेटिक. ये सारी बातें जो है हुई और अभी मैं जब आपके साथ चर्चा कर रहा हूं उसके मात्र कुछ मिनट पहले जो है वह भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा सोशल मीडिया पर यह बधाई संदेश जो है वो दिया गया. चलिए और आगे बढ़ते हैं और रिफॉर्म्स और इलेक्शन का जो ये पूरा का पूरा प्रक्रिया है साथियों, शेख हसीना जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिसको भारत ने अभी शरण दिया हुआ है, उन्होंने इस पूरे चुनाव को फर्जी और संवैधानिक वोटरलेस जो है वो करार दिया है और परिणामों को लोकतांत्रिक वैधता के ऊपर सीधा जो है वो सवाल खड़ा किया है. साथियों, इस चुनाव के बारे में जो ये बांग्लादेश का चुनाव है इसे बहुमत बनाम वैधता का चुनाव कहा जा रहा है. यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी को संसद में संवैधानिक बहुमत तो प्राप्त हो गया है, लेकिन अवामी लीग ने इस चुनाव में भाग ही नहीं लिया. मतदान प्रतिशत कम रहा, हिंसा हुई, फर्जी मतदान के आरोप लगे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो सवाल है क्योंकि लोकतंत्र केवल सीटों की संख्या से नहीं, इसमें प्रतिस्पर्धा, जन भागीदारी और जनता का विश्वास जो है वो काफी अनिवार्य है. विपक्ष की अनुपस्थिति जो है वो चुनावी कानून रूप से जो है वो चुनाव है या नहीं इसके ऊपर संदेह पैदा करता है, लेकिन लोकतांत्रिक रूप में इसे ही कमजोर माना जाता है. साथ ही चुनावी लोकतंत्र का मतलब यह है कि चुनावी लोकतंत्र का मतलब यहां जनता की कुछ संख्या से नहीं या किसी पार्टी के ऊपर जो है वह बैन लगाने से नहीं है. वास्तविक लोकतंत्र में विपक्ष का उपस्थित होना आवश्यक है और जब विपक्ष अनुपस्थित हो तब बहुमत सत्ता देता है लेकिन वैधता नहीं देता है. चलिए और आगे बढ़ते हैं और बातों को जो है समझते हैं और बातों को समझते हुए ये बांग्लादेश चुनाव का गणित है. रिजल्ट 286 सीटों पे घोषित हो चुका था, बहुमत 150 का चाहिए. बीएनपी गठबंधन जो है वो 209 सीटों पर जो है वो बनी हुई है. जमात, एनसीपी और गठबंधन 70 सीटों पे है और अन्य 7 पर है. 299 कुल सीटें, 13 सीट के रिजल्ट जो हैं वो बाकी हैं. जब तक मैं आपके लिए वीडियो जब मैं बना रहा हूं तब तक का ये कंडीशन है. बांग्लादेश चुनाव के प्रमुख उम्मीदवार जो हैं तारिक रहमान बीएनपी से हैं, जीत चुके हैं और प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं. शफीकुर रहमान जो कि जमाते इस्लामी सीट ढाका 15 से ये भी जीत चुके हैं. इसके अलावा नाहिद इस्लाम जो कि नेशनल सिटीजन पार्टी से थे और ये भी जीत चुके हैं. युवा छात्र आंदोलन का ये चेहरा है. कृष्ण नंदी जो कि जमाते इस्लामी से हैं, पार्टी के इतिहास में पहले हिंदू उम्मीदवार हैं, हार चुके हैं. सचिन प्रूजेरी जो कि बंदरबंद से हैं और बीएनपी से थे और ये जीत चुके हैं. साथियों, आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर है जिसको लेकर प्रश्न उठाया जा रहा है. ये तस्वीर जो है ये बांग्लादेश के मेमन सिंह वालिका सीट से, जहां मतदान केंद्र में घुसकर 5 युवक जो हैं वो फर्जी वोटिंग कर रहे हैं और इसी पर सवाल उठाया जा रहा है. साथियों, बीएनपी की जब वापसी हुई बांग्लादेश में तो ये एक अवसर और खतरे दोनों रूप में हम इसको देख सकते हैं. अवसर इसलिए क्योंकि स्पष्ट बहुमत ने नीतिगत स्थिरता को जो है वो संभव बनाया है और लंबे समय के बाद शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन की संभावना जो है वो बढ़ चुकी है. प्रशासनिक और संस्थागत सुधार के अवसर जो है देखने को मिलेंगे. लेकिन संसद में ये खतरे क्यों कहा जा रहा है? साथियों, संसद में जमाते इस्लामी समर्थित गुटों का मजबूत प्रभाव है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रताओं पर जो है वो काफी चिंता है. राजनीतिक बदले की राजनीतिक जोखिम के बारे में बात की जा रही है और बीएनपी की असली परीक्षा चुनाव जीतना नहीं बल्कि सक्षम राज्य व्यवस्था और समावेशी शासन सुनिश्चित करना है. साथियों, चुनाव में अगर हिंसा हो रहा है तो यह कहीं ना कहीं संस्थागत जो है वह कमजोरी की ओर इशारा करता है. कई जगह बम धमाके हुए, हिंसक झड़पें हुई, मौत हुई, बूथ कैप्चरिंग हुआ. सीसीटीवी फुटेज हमने देखा जहां सीसीटीवी फुटेज में फर्जी मतदान हो रहा है. तो इसका अर्थ यही है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और क्षमता के ऊपर जो है वह प्रश्न उठ सकता है. कानून व्यवस्था का राजनीतिकरण हुआ है, चुनावी प्रक्रिया पर जनविश्वास की कमी हुई है. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल कानून से नहीं बल्कि मजबूत और विश्वसनीय जो संस्थाओं से जो है वो संभव होता है. और साथ ही ये पूरा का पूरा चुनाव जो है वो नैरेटिव लड़ाई थी, हसीना बनाम यूनुस बनाम बीएनपी. यानी कि दो समानांतर कथाएं चल रही थी. शेख हसीना का पक्ष संविधान की हत्या की बात कर रहा था, मतदाताओं के अधिकारों को छीना जा रहा था, यह कह रहा था मोहम्मद यूनुस सरकार का यानी कि, और बीएनपी का पक्ष यह था कि एक नए बांग्लादेश की शुरुआत हुई है, शांतिपूर्ण और सुधार उन्मुख बांग्लादेश का शुरुआत हुआ है चुनाव के बाद. और यह संघर्ष केवल सत्ता का नहीं रहा, यह इतिहास, वैधता और राजनीतिक स्मृति की लड़ाई जो है बन चुका है. और साथियों, आधुनिक लोकतंत्र में नैरेटिव पर नियंत्रण जो है वही राजनीतिक शक्ति होती है.
लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि पूरे चुनाव के बाद भारत कहां है। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है, मोहम्मद यूनुस अपनी बेटी के साथ मीडिया को वोटिंग मार्क जो है वो दिखा रहे हैं कि भैया हमने वोटिंग किया है। बांग्लादेश की संसद की पूरे दृश्य है, कुल 350 सीट हैं। 50 सीटें डायरेक्ट चुनाव से नहीं भरी जाती, 50 सीटें महिलाओं के लिए जो है रिजर्व होती है। पार्टी को जीते हुए सामान्य सीटों के अनुपात में महिलाओं की सीटें रिजर्व मिलती हैं। पार्टी खुद नाम तय करती है और यह व्यवस्था बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 65 क्लॉज 3 के तहत जो है वो देखने को मिलता है। ठीक, तो हमने कहा कि अब इसमें भारत के बारे में आप कैसे भूल सकते हैं, भारत को कैसे छोड़ सकते हैं, भारत का रुख। साथियों, भारत का आपने रुख देखा कि भारत के प्रधानमंत्री ने आज सुबह 9:03 पर सोशल मीडिया पर जो है वह तारिक रहमान को बधाई दिया है और भारत जो है वो बिल्कुल सतर्क और संतुलित प्रतिक्रिया देगा। भारत जनादेश को समझ रहा है। भारत ने अभी तक जनादेश को समझने का इंतजार किया, वेट एंड वॉच की नीति पर रहा और बीएनपी शासन में भारत बांग्लादेश के संबंधों का पुनर्संतुलन जो है बिल्कुल संभव है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने इस बात का इशारा किया है कि तारिक रहमान के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, भारत उसके समर्थन में है। लेकिन यहां यह भी समझना है कि कट्टर राजनीति और अल्पसंख्यक मुद्दों पर जो है वो भारत की चिंता बनी हुई। साथियों, पश्चिमी देश जो है वो मानव अधिकार, चुनाव पारदर्शिता और राजनीतिक समावेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय वैधता आंतरिक लोकतांत्रिक गुणवत्ता से जो है जुड़ चुकी है। साथियों, राजनीतिक समावेशिता के बारे में अगर हम बात करें, पॉलिटिकल इंक्लूसिवनेस के बारे में अगर हम बात करें, तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की भागीदारी आवश्यक है। अवामी लीग पर जो लगाया गया प्रतिबंध है वो न्यायिक समीक्षा, समयबद्ध पुनर्मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। संवाद और सहमति आधारित राजनीति को जो है बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ विरोध को दबाना नहीं, उसे स्थान देना है। चुनाव आयोग को वास्तविक स्वायत्तता जो है वो प्रदान किया जाना चाहिए। नियुक्त प्रक्रिया में पारदर्शिता रखनी चाहिए। वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता रखना चाहिए कि चुनाव प्रबंधन को कार्यपालिका के प्रभाव से जो है मुक्त किया जा सके, क्योंकि अगर मजबूत लोकतंत्र होगा तो मजबूत संस्थाओं का जो है वो निर्माण होगा। साथियों, चुनाव में जो हिंसा हुआ, जो बम धमाके हुए, जो बूथ कैप्चरिंग हुई, इसके ऊपर बांग्लादेश के आवाम को जो है तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। तेज न्यायिक प्रक्रिया होना चाहिए, दोषियों को दंड देना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए कि कानून व्यवस्था जो है वह राजनीतिक निरपेक्षता को जो है वो बना के रखे और हिंसा रहित चुनाव की ही लोकतांत्रिक वैधता की बुनियाद है। साथियों, धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के लिए कानूनी सुरक्षा मुहैया करना, प्रशासनिक संरक्षण देना, त्वरित शिकायत निवारण तंत्र रखना, यह बात सुनिश्चित होना चाहिए कि मानव अधिकार जो है उसको सशक्त बनाने की आवश्यकता है और भारत के साथ सहयोग को सुरक्षा, कनेक्टिविटी, आर्थिक और क्षेत्रीय स्थिरता के आधार पर जो है आगे बढ़ाना चाहिए और किसी भी प्रकार की कट्टर या टकराव वाली राजनीति से दूरी बनाए रखी जानी चाहिए, जिससे कि क्षेत्रीय स्थिरता, घरेलू लोकतंत्र जो है वो मजबूत हो सके। साथियों, बांग्लादेश का भविष्य चुनाव जीतने में नहीं बल्कि समावेशी राजनीति, मजबूत संस्थाओं और हिंसा रहित लोकतंत्र में निहित है। और बांग्लादेश के नए सरकार को हमारी तरफ से भी शुभकामना है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि बांग्लादेश का चुनाव 2026 यह सिखाता है कि लोकतंत्र केवल वोटों से नहीं बल्कि विश्वास, भागीदारी और न्याय से जीवित रहता है। और बीएनपी की जीत ऐतिहासिक है, लेकिन लोकतंत्र की स्थिरता अब सत्ता से नहीं, शासन की गुणवत्ता से तय होगी। आपको क्या लगता है? और जो बांग्लादेश से मुझे सुन रहे हैं वो भी अपने विचार दीजिए, क्या लगता है, कैसा कैसे उम्मीद आप तारिक रहमान से लगा रहे हैं? तो कमेंट के माध्यम से आप ये भी बता दीजिए और चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए मेरे दोस्त। शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।